नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना का कोहराम में। जी हाँ, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी वो तमाम खबरें। जहां देश में एक तरफ हाल बेहाल है तो वहीं कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया गया है। लेकिन कोरोना वायरस का महासंकट देश में हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े बड़े शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और मरीजों को बेड्स के लिए भी भटकना पड़ रहा है। शुक्रवार को भारत में कोरोना के नए मामलों ने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में शुक्रवार को कोरोना के कुल 2,17,353 केस सामने आए हैं, जबकि 1,185 लोगों की मौत भी हुई है। जी हां, लगातार दूसरे दिन इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं चिंता इस बात की भी है कि आखिरकार कैसे इस कोरोना पर काबू पाया जाए। देश में क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 24 घंटे में 2,17,353 मामले सामने आए हैं। वहीं यदि बात की जाए 24 घंटों में कुल मौतों की तो 1,185 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल केस जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां हम देख रहे हैं लगातार करोड़ों की संख्या में पूरी दुनिया में लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं अब स्थिति ऐसी है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीन तो बन चुकी है, लेकिन कैसे इस पर काबू पाया जाएगा वो सवाल अब भी बरकरार है। आप देख रहे हैं अब तक कुल केस 14 करोड़ 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं और ऐसे में एक्टिव केसों की बात की जाए तो लाखों की संख्या में एक्टिव केस भी बने हुए हैं। लगातार पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में भारत में 4 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं और 2,000 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। इसमें नए स्ट्रेन की भी बात यहाँ लगातार की जा रही है। और हमारे साथ पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर टंडन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे। डॉक्टर सर, देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा केस आज भी सामने आए हैं और जहां शुक्रवार की बात की जाए तो पूरी दुनिया की बात की जाए वो आंकड़े भी हम देख रहे हैं और ख़ास तौर पर नए स्ट्रेन की आज हम बात कर रहे हैं। नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है? थैंक यू पूजा जी। इम्पोर्टेंट ये है कि सबको ये समझना है कि नया स्ट्रेन या पुराना स्ट्रेन जी, कौन सा खराब है कौन सा नहीं खराब है, वो सब चर्चाएं एकदम अलग है। क्योंकि हमें जो एक काम करना है अपने आप को बचाने के लिए, वो सिर्फ एक ही था पहले स्ट्रेन में भी और आज दूसरे स्ट्रेन में। वो है सिर्फ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको लोग बाग भूल गए थे और उसका नतीजा है कि आज 2 लाख केसेस से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी को आप देख लें, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटीज हो, हर एक को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये अपॉर्चुनिटीज दोबारा उनके जीवन में नहीं आएंगी, इसलिए उन्होंने आज सब कुछ करना है जी। और उसका नतीजा सबके सामने है। प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं उन सब जगहों पे जहां पर चाहे कोई एक्टिविटी हो रही हो रिलीजियस, चाहे वो हो रही हो पॉलिटिकल और अदरवाइज, जहां नहीं भी हो रही है, चाहे वो दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, उस जगहों पर भी जिस तरह से नंबर बढ़ रहा है, वो यही सिर्फ दिखा रहा है कि हम किस तरह से अपने जीवन के लड़ने के बजाय उसको खत्म करने में लगे हुए हैं और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं जी। अननेसेसरली मूवमेंट हो रहा है। मास्क हम लगाना भूल चुके थे, मास्क लगाने को हमें कहा गया, फाइन करा गया, तो बजाय प्रॉपर फिटिंग मास्क को हम अपने नाक और मुंह को कवर करें, उसको हम लटका लेते हैं या तो गर्दन पे या जेब में रख लेते हैं। तो जब तक हमें इन सब चीजों को नहीं समझना है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तो
म्यूटेंट वायरस के बारे में सोचना या उससे डरना या उसकी प्रॉब्लम्स को समझना खास मायने नहीं रखता है। तो सबसे जरूरी है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वैक्सीन आ गई है, उसके नतीजे भी सबको दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद 2 डोजेस लगाने के बाद भी अगर आप लापरवाही करोगे, मास्क नहीं लगाओगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करोगे, अननेसेसरी मूवमेंट बंद नहीं करोगे, तो कोरोना का इन्फेक्शन दोबारा भी हो रहा है। सिवियरिटी नहीं है वैक्सीन लगाने के बाद, परंतु हमें कितनी गारंटी है इस चीज की कि सिवियरिटी नहीं बढ़ेगी। अगर म्यूटेशन वायरस का हो रहा है जिस तरह से, और म्यूटेशन की वजह से जो इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, इन्फेक्टिविटी का मतलब ये है कि एक मरीज से तुरंत 5 से 10 लोगों को एक साथ कोरोना हो जाता है। पहले जो चीज कम थी वो अब ज्यादा हो रही है। तो म्यूटेंट वायरस का थोड़ा नुकसान यही है कि वो ज्यादा इन्फेक्टिव है, और सबसे जरूरी चीज ये है कि इस म्यूटेंट वायरस ने यंग जनरेशन को भी पकड़ा है सबसे ज्यादा। मतलब 35% से ज्यादा यंग पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है आज की तारीख में कोरोना से। और ये वो जनरेशन है जो सबसे प्रोडक्टिव है, जो सबसे ज्यादा घर के बाहर है, जो हर तरीके की काम में मदद कर रही है, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हो, किसी भी तरीके की एक्टिविटी है, उसके लिए सबसे ज्यादा मूवमेंट इन्हीं लोगों का है। तो सबसे जरूरी हो जाता है कि हमारी यंग पॉपुलेशन को, जो पहले आज से 6 महीने पहले सोचते थे कि उनको वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नहीं चल सकता है। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर उनको फॉलो करना है। मास्क, हम पहले सिंपल मास्क की बात कर रहे थे, पर आज हम डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये विश्व ओवर प्रूफ हो चुका है कि मास्क इज द बेस्ट वैक्सीन, और डबल मास्किंग इज वेरी वेरी फ्रूटफुल आपको कोरोना से बचाने के लिए। तो हमें हर चीज को समझना है और उन सब चीजों को फॉलो करना है जो जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो हैं वायरस को बढ़ाने में प्रमोट कर रही हैं। हर चीज को, चाहे वो कहीं भी कोई भाषण हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे लोग वो नारे लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जब तेज स्पीड से आप बोलते हैं, जब आपका वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वायरस का प्रभाव भी उतना ही दूर जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को असर डालता है। अगर आपने डबल मास्किंग करी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी है, तो शायद आप कोरोना वायरस से लड़ सकते हो। और कोरोना के पेंडेमिक को रोकने का अगर सबसे अच्छा और आसान उपाय है तो वो है डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, और थर्ड टू ब्रेक कोरोना वायरस इज वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी बढ़ेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगेगा, हम शायद इस कोरोना वायरस को डिफीट कर पाएंगे और जो पेंडेमिक हो उसे कंट्रोल में ला पाएंगे। परंतु वैक्सीन एलोन कुछ नहीं कर सकती है। सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि वैक्सीन के बाद भी प्रॉपर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, जो शायद बिना वैक्सीन के भी लोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चीज को हमारी जनता को सोचना है कि हमें क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जी बिल्कुल, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को प्रोटेक्ट करना है। टंडन जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि जहां हम देख रहे हैं जो लोग पहले ही कोरोना से संक्रमित हो चुके थे और उसके बाद वो ठीक भी हो गए थे, ये नया वेरिएंट उनके लिए भी क्या खतरनाक है? बिल्कुल, ये दोबारा भी कुछ परसेंटेज में हो रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो म्यूटेंट वायरसेस हैं, और स्पेशली जो इंडिया में डबल म्यूटेंट वायरस
और साउथ अफ्रीकन वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम है, वहां पर दोबारा इन्फेक्शंस हो रहे हैं उन लोगों को जो पहले इन्फेक्ट हो चुके थे। यूके वायरस के ऊपर कंट्रोल है, यूके वायरस उतना परेशान नहीं कर रहा है कि डबल दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है आपको, पर बाकी ये डबल म्यूटेंट और साउथ अफ्रीकन वायरस जो है ये डेफिनेटली दोबारा इन्फेक्ट कर रहा है और ये कई बार इम्यूनिटी से जो है बाहर निकल जा रहा है, यानी कि जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनी थी वो एंटीबॉडीज इन वायरसेस के ऊपर उतना असर नहीं डाल पा रही हैं जो पहले यूके वायरस और पहले वाले वायरस को डाल रही थी, परंतु डेफिनेटली सिवियरिटी जरूर कम है जब आपके शरीर में उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज हैं, तो कुछ हद तक आपकी इम्यूनिटी जो है इनसे लड़ने के लिए सक्षम है, परंतु पूर्णतः आपको इम्यूनिटी नहीं मिल पा रही है इन दोनों म्यूटेंट्स से। बिल्कुल। और टंडन जी, यदि बात की जाए, लोगों की लगातार हालत बिगड़ती जा रही है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता विवेक नाना भी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, विवेक से बात करेंगे। विवेक, हम देख रहे हैं दिल्ली और महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो और मध्य प्रदेश हो, इसी के साथ यदि बात की जाए अन्य राज्यों की, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए कहा यही जा सकता है कि इलाज के अभाव में इतनी सारी मौतें एक साथ हो रही हैं। विवेक, बिल्कुल, मुझे साफ तौर पर देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से कोविड-19 के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, 24 घंटों में करीब 2 लाख संक्रमण के मामले आए, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 10,000 पहुंच गया है। बिहार की बात की जाए तो बिहार के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बढ़ रहे हैं और यूपी की बात की जाए तो यूपी के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मगर ये आंकड़े कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लोगों को पैनिक कर रहे हैं। हम अभी भी स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं जो लोग हैं वो पैनिक ना हो, मगर घर में रहें और सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का उपयोग करें। मगर जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं बहुत ही चौंकाने वाले हैं, लोगों को सुरक्षित रहने की बहुत ही आवश्यकता है। केंद्र सरकार की बात की जाए या प्रदेश सरकार की बात की जाए तो तमाम अपने स्तर में व्यवस्थाओं पर लगे हुए हैं, केंद्र सरकार भी लगी हुई, मगर जिस प्रकार के जो मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े मामले हैं जिससे जो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा गई है। जी पूजा, बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि इतनी ज़्यादा बदहाल हालत बने हुए हैं देश में। टंडन जी, हम देख रहे हैं कि कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऐसे हालातों में इलाज हो रहा है कि बेड भी नसीब नहीं हो रहा है। कई जगहों पर कोरोना पेशेंट्स को ज़मीन पर ही लिटाया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कितना ज़रूरी है और भी साधनों की कितनी ज़रूरत है और भी तेज़ी लाने की इस पूरे उपचार के लिए? स्पाइक आया है, इस स्पाइक से आप लड़ने के लिए शायद तैयार नहीं थे, आपकी तैयारी थी, आपको पता है कि कैसे इलाज करना है, किससे लड़ाई करना है। पंजे अगर ध्यान से देखें तो 1 अप्रैल को हमारा 1 लाख का जो डेली केसेस थे, अब सडनली 2 दिन पहले वो 2 लाख पहुंच चुके जी, यानी कि 2 लाख में से जो केसेस हैं उनमें सिवियरिटी वाले जो केसेस हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उनका नंबर अचानक बढ़ना शुरू हो गया जी। और अभी तक ये था कि पिछले हफ्ते से पहले सारे अस्पतालों में कोविड की फैसिलिटीज और कोविड का जो रिजर्वेशन किया गया था बेड्स का वो नहीं था। अचानक जब सब जगह नंबर बढ़ना शुरू हुए, परेशानियां सामने आई, तो सब चीजों को देखा गया कि इनको फिर से वापस लाया जाएगा, नॉर्मल वर्क को रोकिए और कोविड के लिए हर चीज को रिजर्व कीजिए। पर नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से बढ़े, रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की और जो दवाइयां जिनको हम मान रहे हैं कि शायद ज्यादा असरदार हैं, चाहे वो रेमडेसिविर है, तो उसका उतना प्रोडक्शन शायद नहीं हो पाया और जितनी जरूरत हो इस समय अचानक आ गई। तो आप इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। शायद हमसे ये भूल हुई कि हमने पुरानी 100 साल पुरानी हिस्ट्री को ध्यान में नहीं रखा। 100 years बैक जो पेंडेमिक आया था स्पेनिश फ्लू का, उसका जो 2nd ईयर था
वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ था और बहुत ज्यादा मौतें हुई थी वर्ल्ड ओवर। और वही चीज अब इस समय हम देख रहे हैं। अगर हम 3 महीने पहले का यूरोप का और अमेरिका का हाल देखें तो उनके यहाँ जिस तरह से सेकेंड वेव में केसेस बढ़े थे, हम उसको भी शायद नजरअंदाज कर गए कि उनका भी अगर हमने देखते ट्रेंड जो था, नंबर बढ़ रहे थे और म्यूटेंट वायरस की वजह से परेशानी आ रही थी, तो हमें अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करने की जरूरत थी। शायद वहां पे हम कहीं मिस कर गए। और आज वही है कि रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ाने की परमिशन मिली है, ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने की बात तक हो रही है, और सबको कहा गया है कि जितनी भी ऑक्सीजन है वो मेडिकल ऑक्सीजन के तरीके से बढ़ा दी जाए, क्योंकि जितना प्रोडक्शन है वो 50-50 है फॉर मेडिकल और 50 है फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। तो शायद इंडस्ट्रियल यूजेस की ऑक्सीजन को भी मेडिकल यूजेस के लिए तरफ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जितना भी अगर हम सिलेंडर की थेरेपी से बात करें तो सारे के सारे सिलेंडर्स जिस भी अस्पताल में हैं वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि जब वो खाली होते हैं तब वो दोबारा जाते हैं भरने के लिए, पर आपका नंबर ऑफ यूज का सिलेंडर्स का जो है वो बहुत ज्यादा है और उतने खाली होकर के वापस नहीं जा पा रहे हैं रिफिलिंग के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए परेशानी आ रही है। बेड्स की जहां तक प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर की प्रॉब्लम है, उसको पिछले पेंडेमिक में काफी बढ़ाया गया था, उससे थोड़ी मदद मिल रही है, परंतु इस समय जो सिवियरिटी है और जो सडनली पेशेंट जो है लंग इन्फेक्शन के साथ पहुंच रहा है, उसको उसी समय ऑक्सीजन की और आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। ये एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है जी। पिछली बार ये था कि आपको माइल्ड सिम्टम्स और मॉडरेट सिम्टम्स काफी मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स और आईसीयू में उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। पर अब की क्या है, नंबर ज्यादा बढ़ रहा है और सडनली आईसीयू और ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हर आदमी को ये समझना है कि बीमारी से बचे, डबल मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहें। अन्यथा सिचुएशन जिस तरह से हर स्टेट में आ गई है, वीकेंड लॉकडाउन लग रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लग रहा है जी। तो वो प्रॉब्लम अगर अभी भी लोग नहीं समझेंगे तो हमारे ख्याल से हम खुद लॉकडाउन को इनवाइट कर रहे हैं, ना कि कोरोना हमें फोर्स कर रहा है लॉकडाउन के लिए। बिल्कुल कोरोना से अगर हमें लड़ना बहुत है जरूरत है फिलहाल खुद भी सावधान रहने की, आपको संभालने की और सावधानी की। जी टंडन जी, मेरा सवाल एक और है आपसे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की यदि हम बात करें तो इतनी किल्लत हो रही है इस इंजेक्शन के लिए, रामबाण माना जा रहा है, और ऐसे में जब इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होते हैं लोगों की जान पर भी बन रही है। क्या इस इंजेक्शन का कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर इसकी किल्लत आखिरकार इतनी क्यों हो रही है? सरकार को आखिरकार कहाँ परेशानी आ रही है? दो बातें हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन नहीं है जिसका प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा चलता रहता। तो अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो रेमडेसिविर का यूज उतना नहीं था, तो कंपनियों का प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से चल रहा था जी। और हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन को बनाना ऐसा नहीं है कि आप आज शुरू करें और 5 दिन में बना करके इंजेक्शन दे देंगे जी। कंपनियों ने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, पर इस इंजेक्शन को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है और जो लाइफोलाइज्ड इंजेक्शन कहते हैं जिसको, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ता है। तो बहुत सारा प्रोसेस है जिसे फॉलो करना पड़ता है रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाने के लिए। तो कंपनियां उतना प्रोडक्शन शायद नहीं कर पाए जितना अचानक यूज में आ गया, जितनी डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई, पर सप्लाई को बढ़ाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। आपका एक्सपोर्ट जो था रेमडेसिविर का बंद कर दिया गया है, तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस लोकल पॉपुलेशन के लिए ज्यादा हो जाएंगे।
वरन प्रोडक्शन में जो टाइम लगना है वो लगेगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी चीज को बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल। कंपनियां पूरी तरह से मेहनत कर रही हैं इनको बनाने के लिए और डायरेक्ट सेल के लिए बात कर रही हैं कि कंपनी को कांटेक्ट कीजिए और वो डायरेक्ट आपके हॉस्पिटल में आपके पेशेंट के लिए ये रेमडेसिविर को उपलब्ध कराए। तो कोशिश हर तरफ से हो रही है, परंतु हर एक को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। सीरियस पेशेंट्स को जो एडमिट हो रहे हैं उनके लिए जरूरत होती है, पर बहुत जगहों पे इसकी दिक्कत आ रही है, ये जरूर बात है। तो फिर वही बात आती है कि आप ऐसी सिचुएशन में क्यों पहुंच रहे हैं जहां पे रेमडेसिविर की जरूरत है। प्रोटेक्ट अपने आप को, अपने परिवार को सिर्फ एक चीज से, डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, यानी कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अल्टीमेटली इज अ लाइफलाइन, इज रामबाण, आप जो भी कहना चाहो इसको कहो, संजीवनी बूटी कहो, कुछ भी कहो, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। और ये कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हर जगह पे जरूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल रैलीज हो, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो सोशल गैदरिंग हो, चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग्स हो। अगर हमारे सब लोगों को इस बात को समझ करके काम करना है तो शायद हम अपने आप को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को जो गाइडलाइंस जारी की गई है, यदि उन गाइडलाइंस के तहत चला जाए तो निश्चित तौर पर हम कोरोना से बच सकते हैं। टंडन जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक राणा भी जुड़े हुए हैं। विवेक, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कल खेप भोपाल भी पहुंची है, तो ऐसे में फिलहाल के हालात क्या बने हुए हैं? क्या अब जो वो किल्लत है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दी है? के जो कोविड-19 के मामले हैं वो बहुत ही बड़े तादाद में हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 5000 रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है वो कल ही पहुंचाए हैं, जिसमें भोपाल में 2016 इंजेक्शन आए, उसके बाद खंडवा इंजेक्शन पहुंचाए गए, इंदौर पहुंचाए गए, जबलपुर पहुंचाए गए। मगर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो मामले हैं बहुत ही बड़ी तादाद में हैं और इंजेक्शन की बात की जाए तो इंजेक्शन बहुत कम है, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पे आए हैं जिसमें काला बाजारी होते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। मगर जो इंजेक्शन अब उपलब्ध हो रहे हैं केंद्र सरकार से, यदि ये 10 दिन पहले होते तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो काला बाजारी की संभावना बन रही थी वो नहीं होती और इसकी जो खपत है उसकी पूर्ति हो पाती। मगर अभी भी केंद्र सरकार को लगातार इंजेक्शन मध्य प्रदेश में पहुँचाना चाहिए, अन्य राज्यों में पहुँचाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जिस प्रकार से जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े खपत की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, खपत की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है और इंजेक्शन पहुंचे ज़रूर हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको इस इंजेक्शन की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त RN टंडन जी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA, जुड़े हुए थे और अब जुड़े हुए हैं, और विवेक राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और इससे निजात पाने के लिए लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है इन प्रयासों में तेज़ी लाने की। नया वेरिएंट जितना खतरनाक है उतनी ही आसानी इस बात की भी है कि यदि आप गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो कोरोना से बच सकते हैं। नया वेरिएंट क्या है, इससे क्या कुछ नुकसान है और किस प्रकार से ये प्रभाव डालता है, ये तमाम जानकारी डॉक्टर RN टंडन ने हमें दी। और क्या कुछ हालात राजधानी भोपाल में भी बने हुए हैं, ये जानकारी भी हमारे संवाददाता विवेक राणा ने हमें दी। तो कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस का पालन करें और आखिरकार कब तक इंजेक्शंस, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और बेड्स की जो कमी है वो पूरी होगी, ये भी अब देखने वाली बात है। स्वदेश न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश।